How would you describe the ties between India and Russia? Russian oil, Russian gas. पर ट्रम्प को जो है अब भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से कि जी आप रशियन ऑयल ले लीजिए। और रशिया के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो यकीनन बहुत चौड़े होकर घूम रहे होंगे कि देखो जी हमने तो जैसे कहते हैं अमेरिका को झुका दिया। Actually, we have always been open and have offered LNG supplies to India. मतलब हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए। मतलब ये जो बात वेस्ट नहीं समझा, तो बिल्कुल ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ गया, वो भीख मांग रहे हैं। These will bypass the Strait of Hormuz. In that context, he is coming to India, which has, what has India done for Putin? Well, India has been upping and buying large volumes. तो रशिया ने अब अपनी LNG को लेकर इंडिया को एक बहुत ही शानदार और बड़े लेवल का ऑफर यहाँ पे दे दिया है। So Russia is also one of the largest producer of gas in the world. लेकिन थर्ड सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के? 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शॉर्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तलबी क्यों ले गए आप? अगर ईरान के पास सकत नहीं है तो डर किस बात का भाईजान? उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है वो रशिया है, अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी अब नॉर्मल हैं। एक बड़ी हैरत अंगेज चीज हुई, हम सऊदीया के साथ अपने पैक्ट के काफी डोंगरे बरसा रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे उस कि पाकिस्तान पर हमला सऊदीया पर होगा, सऊदीया पर हमला पाकिस्तान पर होगा। कल तकरीबन 20 से 22 के करीब ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उड़े और जाके अपने टारगेट्स में उनमें से कुछ गिरे भी। यूक्रेन वॉर के सामने आपने कहा था कि हमने आइसोलेट कर दिया, उनके सारे सिस्टम को हमने ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ही कह रहा था ना, यूरोप को भी उकसाता था। अब क्या हुआ? आप कह रहे कि नहीं, जाके उनसे खरीदें। वहां से क्या खरीदे? अब तो यकीन करें इनडायरेक्टली ये ईरान से भी खरीद रहे हैं। लेकिन जिमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। लकी मरवत थाना शादीखेल पुलिस स्टेशन की गाड़ी के करीब धमाका, आईईडी बम धमाके में एसएचओ समेत 6 पुलिस एहलकार शहीद। And it is in fact a time-tested relationship between India and Russia, a relationship that has survived many storms, including Russia's war of aggression in Ukraine. किधर गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर यहाँ पे खड़े थे, जी हम संभाल लेंगे, छोड़ो आप। ईरान की ऐसी की तैसी कि वो किसी जहाज को रोक सके। ना उनका इब्राहिम लिंकन है, ना उनका वो दूसरे तीसरे जो है वो भाग गए सारे। आप हर जंग हार चुके हैं, अब जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। जाहिर है कि जो वॉर चल रही है ईरान को लेकर, तो रशियन ऑयल के लिए अमेरिका ने कहा था कि नहीं ले सकता, भारत को कहा था कि नहीं ले सकते, और भी कई देशों को अमेरिका की तरफ से मना किया गया था। तो जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान के कह रहे हैं कि अब पहले मना किया था अमेरिका ने, और अब अमेरिका जो है वो तमाम कंट्रीज से कह रहा है कि भाई आप रशियन ऑयल ले लीजिए। तो ये आपको लगता है कि उनका स्टेटमेंट ठीक है और वाकई में ट्रम्प को अपनी ही बात को अब उलट करके बोलना पड़ रहा है? पहले मना कर रहे थे, अब सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी रशियन ऑयल लीजिए। बिल्कुल बात आप सही कह रही हैं, और रशिया जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं या आई गेस फॉरेन मिनिस्टर है, उनका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है और सही आंकलन है कि एक समय जब वो यूक्रेन का वॉर रुकवाना चाहते थे और उसके थ्रू वो पीस प्राइज पाना चाहते थे, तो उनको ये समझ में आ रहा था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसका मेन कारण जो फाइनेंशियल रीज़न है वो है। और वो फाइनेंशियल रीज़न ये है कि अगर रशिया के पास पैसे ना हो लड़ाई लड़ने के, तो रशिया यूक्रेन की वॉर जो है वो रुक जाएगी और रशिया ये वॉर हार जाएगा और यूक्रेन ये वॉर जीत जाएगा। ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनका ये सॉल्यूशन था कि भाई वॉर को रुकवाना है तो ये ऑयल का बिजनेस कम करवाओ रशिया का। और ये बात तो फैक्चुअली सही नहीं थी, क्योंकि अगर आप रशिया के पास ऑयल के अलावा भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते तब भी वो लड़ता, क्योंकि इस तरीके से वेस्ट ने धोखा दिया था रशिया को। वार्सो पैक्ट हालांकि खत्म हो चुका था, उसके बाद जिस तरीके से धोखा दिया है नाटो को, उन्होंने कहा कि उसका ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं होगा, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हुआ तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स थे रशिया के, जो बात वेस्ट नहीं समझा। तो बिल्कुल ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड जो है वो सामने आ गया। वो भीख मांग रहे हैं भाई, उनको तो ईरान का भी ऑयल बीच में सेल करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ईरान के ऑयल को तो मार्केट में आने नहीं दे रहे।
तो सूनर और लेटर ये भी दशा आएगी ही बहुत जल्द। यानी कि ईरान की तरफ भी उनको जाना पड़ेगा और रशिया की तरफ तो वैसे ही उनको अपनी बात जो है वो पलटनी पड़ गई। और आपको क्या लग रहा है कि जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दिया है और वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प को जो है अब भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से कि जी आप रशियन ऑयल ले लीजिए। और रशिया के जो इस वक्त प्रेसिडेंट है वो यकीनन बहुत चौड़े होकर घूम रहे होंगे कि देखो जी हमने तो जैसे कहते हैं अमेरिका को झुका दिया। आप ये समझ रहे थे कि शायद एक आध दिन की टोटल गेम है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, यानी हम 2-4 मिसाइल मारेंगे या उनके इंस्टॉलेशन को हिट करेंगे या बल्कि इमाम खमनेई साहब को हम मतलब उड़ा देंगे तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। बट उसके बाद तो लगता है ऐसे कि उसके बाद ही सारी फिल्म स्टार्ट हो गई है कि उन खमनेई साहब के असैसिनेशन के बाद किस्सा स्टार्ट हुआ है। उससे पहले शायद उन्होंने हाथ थोड़ा सा होला रखा था और दे वर ट्राइंग फॉर दैट कि भाई चले बीच में से अगर कोई पड़ गया, जैसे मतलब इंडिया, चीन, रशिया या कोई ऐसे जो दुनिया के जो बड़े कंट्रीज है उनके लीडर या ये यूरोपीय यूनियन का कोई फ्रांस वगैरह अगर पड़ जाए तो शायद कुछ मामला तय हो जाएंगे। क्योंकि अभी भी इटली एंड फ्रांस ने कांटेक्ट किया है विद द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और उनसे श्योरिटी मांगी है कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से हमारे जो टैंकर्स है, ऑयल टैंकर्स, उसको गुजरने की आप गारंटी दें, हमें इजाजत दें आपके हम यहाँ से गुजारें। वो ट्रंप से क्यों राब्ता नहीं कर रहे? सोचने वाली बात है ना कि मतलब कोई फ्रेंच प्रेसिडेंट कोई मामूली आदमी थोड़ी है, बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की बड़ी ताकतों में उनका शुमार होता है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल वाइज देख ले, बाकी चीजों के हवाले से देख ले, न्यूक्लियर पावर है, लेकिन उन्होंने कांटेक्ट किया। देखिए ये मसला ये है कि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को या जितने भी लोग हैं, क्योंकि इफेक्ट तो सारे हो रहे हैं, ना यूरोप बच रहा है, ना साउथ एशिया बच रहा है, ना जापान ऑस्ट्रेलिया बच रहा है, मतलब नुकसान हो रहा है ना सबका, कारोबार तबाह हो रहे हैं लोगों के साथ। मतलब ना डॉक्टर साहब का और मेरा क्या कसूर है, हम भी इफेक्ट हो रहे हैं, हमारा तो कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं, डॉक्टर साहब कह सकते हैं चल इजराइल ने ठीक किया, मैं कह सकता हूं कि ईरान ने ठीक किया, लेकिन डायरेक्टली हमारा दोनों का कोई कसूर नहीं है कि इस जंग के हवाले से। लेकिन जंग किसने शुरू की, अब क्या हो रहा है, वो इफेक्ट पूरी दुनिया हो रही है। इसीलिए मेरे ख्याल में प्रेशर डालने की जरूरत है। और देखें आज की रिपोर्ट है, आज गालिबन रॉयटर्स में है या किसी और ने, लेकिन अमेरिकन किसी उसने मीडिया ने या यूरोपियन ने दी है कि $2 बिलियन सिर्फ टैक्स की मद में हमारे पास पैसा आया, रशिया क्लेम कर रही है $2 बिलियन 1 और 2 डेज के अंदर। बाकी जो ऑयल से वो कमा रहे उसके अलग है। अब सोचे आप कि भाई आप जो यूक्रेन वॉर के सामने आपने कहा था कि हमने आइसोलेट कर दिया, उनके सारे सिस्टम को हमने ब्लॉक कर दिया, अमेरिका ही कह रहा था ना, यूरोप को भी उकसाता था। अब क्या हुआ, आप कह रहे कि नहीं जाके उनसे खरीदें, वहां से क्या खरीदे, अब तो यकीन करें इनडायरेक्टली ये ईरान से भी खरीद रहे हैं। चीन आज भी ईरान से ऑयल खरीद रहा है। ईरान ने आज अनाउंस किया कि जो चाइनीज योन में परचेजिंग करेगा ऑयल की, उसको इजाजत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से गुजरने की। किधर गया डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो उनके बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि शिप कैरियर यहां पे खड़े थे, जी हम संभाल लेंगे, छोड़ो आप, ईरान की ऐसी की तैसी कि वो किसी जहाज को रोक सके। ना उनका इब्राहिम लिंकन है, ना उनका वो दूसरे तीसरे जो है वो भाग गए सारे। और सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने मिसाइल मारे इनके शिप कैरियर के ऊपर, जो दुनिया में पहली दफा ये मिसाल कायम हो रही है कि भाई ईरान जैसा मुल्क उठ के और इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को हिट कर रहा है। तबाह तो वो नहीं हुए, लेकिन नुकसान हुआ है। कल जो प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है सऊदी अरेबिया में, 5 रिफ्यूलर्स इनके उड़ाए गए। अमेरिका खुद कहता है कि ये रिफ्यूलर। दूसरी बात, ड्रोन्स गिरता है, जहाज गिरते हैं, कहते हैं ये फ्रेंडली फायर में गिरा। ईरान वाला फ्रेंडली फायर में नहीं गिरता, इनका फ्रेंडली फायर में गिर रहा है। तो भाई मामलात ऐसे नहीं है, खराब है, काफी खराब है। और ईरान बार बार कह रहा है कि $200 के लिए दुनिया तैयार रहे, $200 पर बैरल। हमारे यहां पर जी अब $200 के लिए तैयार हैं, तो मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका इंटरनेट चल रहा है ना, क्योंकि आज डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उनका इंटरनेट सही नहीं है, तो सबसे पहले आप बिल पे कर दीजिए सर, इससे पहले कि 200 पे चला जाए। मैंने फखर को रोका है ताकि बैलेंस रहे। कई बार लोग हमें कहते हैं फखर ज्यादा बोल रहे हैं और डॉक्टर साहब कम बोल रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ये जंग? तो तारड़ साहब एस्केलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, तो फैल गई है। ये अमेरिका तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है, क्या टेम्परेचर है वाशिंगटन में? चीमा साहब, वाशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वाशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वाशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वाशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है। चीमा साहब मैं अगर बताऊं तो ज़ायनिस्ट ड्रीम क्या है? ज़ायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। ये कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाए और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जाए। चीमा साहब मैं 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। लेकिन चीमा साहब ये जंग
आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। मैं उस पर अर्ज करना चाहूं चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगें हारे हैं, वो कभी जंगें हारे हैं चीमा साहब, जो मीडिया को कंट्रोल करते हो। जंग तो वो जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे साथ ही एक वाकया नजर आया चीमा साहब के सदाम हुसैन का स्टैचू। जी जी, आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू। मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा, जरूरत नहीं होगी किसी की। जो 3.5 लाख लोग कत्लेआम हुआ चीमा साहब, जो 1 लाख इराकी फौजी सोल्जर जो मारे गए थे जब कुवैत से वापस आ रहे, तो उनकी स्टोरी कौन लिखेगा। हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी, किसकी स्टोरी, जीतने वाले की, ताकतवर की। आगे चलते चीमा साहब। चीमा साहब, मैं मुझे फौरन याद आया, मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हारेंगे, हार चुके हैं। दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। अमेरिका में कई दफा यह कहा जा चुका है कि वहां पे अब इस वक्त कोई ऐसा एहदाफ बाकी नहीं रहा जिस पे हम बम मारे। ये कई दफा कहा गया, कहते कुछ भी नहीं बचा वहां पे, लीडर भी मर चुके हैं, 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब। कल उस आइलैंड के ऊपर, खार जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारे गए। और उस पर एक दूसरी दलील दूंगा, मैं बदकिस्मती के साथ वकील हूं, दलाइल के साथ बात करता हूं। अगर खत्म हो चुका है, ईरान तबाह हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम को उठा के तल अवीव में जाने की क्या जरूरत थी भाईजान, क्या जरूरत थी। आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी एबनॉर्मल हैं, लेकिन थर्ड सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के। 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शार्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तल अवीव क्यों ले गए आप। अगर ईरान के पास सकत नहीं है तो डर किस बात का है भाईजान, किस बात का डर। चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला, जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी। और फिर जब पहले जूश पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले, और आज पूरी दुनिया के मालिक 16 मिलियन पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया तो फेरा पाना है, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, अधिकार मारो, एक दूसरे से गले बढ़ो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया है चीमा साहब, मारो एक दूसरे दंद पे कड़ दे गए थे, थोड़े यूट्यूबर बैठे दंद पे कड़ना सारी देर आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा ग्विश गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है, तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। चीमा साहब, अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद इस वक्त जनेवा में अली बहरीनी है जो इस वक्त ईरान के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वहां पे, उन्होंने कहा है कि ईरान हार्मूज को पुरअमन इस्तेमाल के लिए खोलने के लिए तैयार है। लेकिन पुरअमन आपको किस तरह खोलेगा, क्योंकि अमन चाहिए दुनिया को तो अमन चाहिए नहीं, दुनिया को तो जंगें चाहिए। और दूसरा उन्होंने शर्त यह रखी ईरान ने कि अगर पेमेंट हमें युआन में की जाए तो हम जहाजों को जाने देंगे। कल टर्की के एक जहाज को इजाजत दी गई है, वो कहते हैं हमसे इजाजत लें तो गुजर जाए। ये चीमा साहब, फ्रांस और इटली इस वक्त ईरान से बातें कर रहे हैं, दोनों मिलकर कि हमारे जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए। चीमा साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त देखा जाए, चीन के अंदर लाइनें लग चुकी हैं पेट्रोल पंपों के ऊपर, हालात ये है। और उसके बाद चीमा साहब, सिचुएशन इज गेटिंग वर्स्ट एंड वर्स्ट। $100 से ऊपर बैरल जा चुका है। और चीमा साहब,
यूरोप अपनी अकेले की लॉबी कर रहा है ईरान से किसी तरीके से कन्वेक्शन करने की, और लेकिन चीमा साहब इस वक्त अमेरिका $2 बिलियन, $1.5 बिलियन से $2 बिलियन पर डॉलर इस जंग के अंदर जो खर्च कर रहा है। और चीमा साहब ये मुझे नहीं लगता ये इतना आसानी से होगा, क्योंकि वहां से रेजिस्टेंस अभी तक हो रही है। सुकून तभी आना था बीबी नेतन्याहू को कि सुकून देखें चीमा साहब, आज मैं बल्कि 2 शर्तें आई हैं चीमा साहब ईरान की तरफ से, पहली दफा 2 कंडीशंस आई हैं। एक तो वो कहते हैं हम अगर 2 शर्तों के बारे में बड़ी मजाक के शर्तें 2 ईरान ने रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा जी हमारी सारी तबाही का खर्चा दे दें हमें, हम जंग बंद कर देते हैं। दूसरा गल्फ कंट्री GCC कंट्रीज के यहाँ से अपने सारे चीजें उठा के ले जाए। अब इसका जवाब बीबी नेतन्याहू क्या देगा, वो बड़ा मजाक है। उसने कहना है कि वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी सारी हमें दे दें, वहां हम कैसीनो खोलेंगे और वहां हम आपको तामीर करके दे देंगे। ईरान सारा हम तामीर करेंगे, लेकिन सारे कैसीनो बनाए जाएंगे वहां पे और ओन हम करेंगे। और हमारे जो नुमाइंदे कुछ पहले जिस तरह स्टीव विटकॉफ जिस तरह के वो रियल एस्टेट डेवलपर हैं वो उस तरह चले जाएं, तो ये उनको एक्सेप्टेबल नहीं होगा। शायद हो सकता है एक्सेप्टेबल हो जाएगी, मैं क्या पता। लेकिन चीमा साहब दुख के साथ कहूंगा कि अगर मेरी नजर में मैं मुझसे किसी ने चीमा साहब ऐसे बड़ा सा पहले पूछा था कि अगर तुम इस वक्त गाजा में हो तो क्या करो। मैंने ये कहा था कि मैं जाके चीमा साहब बीबी नेतन्याहू के से माफी मांगू जाके, ठीक है, उनसे कहूं भाई हमारा तुम्हारे साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन वापस आके गजा के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर ली ने शर्त रखी थी कि हर बच्चा मैंडेटोरी हो दिन में 15 घंटे स्कूल में पढ़े और पढ़े सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और जो बच्चा स्कूल में ना जाए उसके बाप को 1 साल की कैद की सजा दी गई। और चीमा साहब आते ही सारी इंडस्ट्री को कोई काम नहीं करोगे, स्कूल बंद कर दिए जाए, सिर्फ और सिर्फ वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो, फैक्ट्रियां बनाई जाए गाजा के अंदर, और स्कूल हो और फैक्ट्रियां हो, बस और कोई तीसरी चीज ना हो। लेकिन इस तरफ कौन जाएगा, नहीं जा सकते। चीमा साहब ब्लैक गोल्ड का सारा सरमाया इस वक्त लंदन, न्यूयॉर्क और फ्रांस में है। मेरे वतन अजीज के सारे रूरल एलीट क्लास पुर्तगाल के सिटीजन है, कनाडा के सिटीजन है। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं चीमा साहब, लेकिन पाकिस्तान में नहीं बाहर कर रहे। आज वीजा खोला जाए पाकिस्तानियों के लिए चीमा साहब कुछ कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज, क्रिश्चियन कंट्रीज, मैं ये कह रहा हूं ये बड़ा आइडियल सिचुएशन है। आपकी सारी मुस्लिम जितनी आबादी है दुनिया में इस वक्त वो सारे क्रिश्चियन कंट्रीज में आबाद होना चाहते थे। आज क्रिश्चियन कंट्रीज अपने वीजे खोलें, शामी हू का आलम हो जाएगा। शामी तो कोई ना लीडर लभेगा ना दूसरा बंदा लभेगा, सारा नेरा हो जाएगा पाकिस्तान। चलो चीमा साहब, लेकिन हकीकत है कि इसमें गलती मैं बिल्कुल ही ब्लेम नहीं करूंगा अमेरिका और इजराइल, बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि माइट इज राइट है चीमा साहब। जो ताकतवर होता है वो हमेशा मारता है छोटे। जंगल के अंदर देख लें, जो ताकतवर जानवर है छोटे वो खा जाता है, समुद्र के अंदर जो ताकतवर बड़ी मछली छोटी वो खा जाती है। दिस इज लॉ ऑफ द नेचर, लॉ ऑफ द नेचर। तो जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि ईरान में जो जंग चल रही है ना भाई साहब, अमेरिका को भाई साहब ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि भाई साहब ऑयल का क्राइसिस आ गया पूरी दुनिया में। अमेरिका ने सोचा ही नहीं था कि भाई ऑयल का क्राइसिस आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। अमेरिका तो सोच रहा था मैं तो मसल फ्लैक्स करूँगा और भाई साहब मतलब कि नोबेल पीस अवार्ड ले लूँगा पूरी दुनिया से कि भाई साहब क्योंकि मैं तो भाई शांति का मसीहा हूँ और मुझे पीस अवार्ड दो, क्योंकि मैं तो पीस चाहता हूँ। बदले में क्या कर रहा है, दुनिया की पीस कर रहा है, लेकिन भाई साहब खुद पीस चाह रहा था। ठीक है भाई साहब, आप इसको झटका लगाए, पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस बढ़ गया है भाई साहब, डायरेक्टली अमेरिका को हिट हो रहा है भाई साहब। ये जो तेल के जो रेट बढ़ रहे हैं ना, मतलब कि जब जंग शुरू हुई थी जब $75 पर बैरल तेल था, अब भाई साहब अभी भी मतलब कि 90-100 के करीब चल रहा है, लेकिन भाई साहब अभी एकदम से हिट हुआ था 140। अब भाई साहब इतना मतलब कि क्राइसिस बढ़ गया ना पूरी दुनिया पे, मतलब कि अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है, 90-95 का चल रहा है प्रति बैरल क्या बोलते हैं क्रूड ऑयल, लेकिन भाई साहब अभी अमेरिका को डायरेक्टली हिट कर रहा है भाई। अब अमेरिका को भाई साहब अब रियलाइज़ हो रहा है कि भाई साहब ये जंग शुरू करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान ने। जब मतलब जंग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ईरान ने कि भाई साहब अब ये हमारी जो जंग है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जंग होगी, पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जंग होगी ईरान की। ठीक है भाई साहब, ईरान जो हिट करेगा ना, ईरान तो सबसे पहले तो ईरान ने कहा था कि ईरान सबसे पहले तो भाई साहब हिट करेगा उनके बेसिस, जिस में जो अमेरिका के बेसिस है उनको हिट करेगा। वहाँ से अलग दिक्कत हो रही है भाई साहब अमेरिका को। ऊपर से दिक्कत ये हो रही है कि भाई साहब ऑयल के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हिट हो रहा है अमेरिका। ठीक है भाई साहब, अमेरिका अब क्या कह रहा है कि भाई साहब भारत को कह रहा है, भारत को अभी कुछ दिनों पहले आपने बयान सुना होगा कि भाई साहब कह रहा था, ट्रंप कह रहा था कि भाई भारत चाहे तो भाई साहब 30 दिन के लिए अब क्या बोलते हैं रशिया से ऑयल खरीद ले। वाह वाह वाह, कितने प्यारा इंसान है। मतलब कि भाई साहब जब खुद को हिट होता है ना तो भाई साहब कितने प्यारे बोल निकलते हैं, वरना तो भाई साहब ये राफेल गिरा था, कभी 10 कभी 15 कभी 20 मतलब कि गिराते जा रहा था
क्या बोलते हैं पाकिस्तान को खुश करने के लिए ये क्या गिराया जा रहा था भाई साहब, मतलब ये डिनर करवाए जा रहे थे पाकिस्तान को बैठा के भाई साहब, अब करा लो ना डिनर, अब तुम्हारा डिनर बना रहा है ना वो ईरान पे सोचा नहीं था। मतलब कि अमेरिका ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है, मतलब कि भाई इसराइल की जंग में कूद पड़ा अमेरिका, मतलब कि भाई इसराइल की तो मजबूरी है, हम समझ सकते हैं भाई साहब, उनको तो डायरेक्टली थ्रेट था। तुम्हें किस बात का थ्रेट था भाई साहब, मतलब कि भाई शान पत्ती भी ना शानों को जमती है भाई, मतलब कि अमेरिका सोच रहा था भाई तो मैं तो गुंडा बनूंगा, पूरी दुनिया में मैं ही गुंडा माना जाऊंगा, ये जंग और मैं कर लूँ भाई साहब, मतलब कि भाई साहब जूते खा के निकाला गया है तुम्हें, मतलब कि अफगानिस्तान से निकाला गया भाई साहब, मतलब कि इराक, मतलब कि सीरिया, मतलब कि कहीं नहीं छोड़ा, मतलब कि सब जगह पर अमेरिका का नाम बर्बाद है, मतलब कि बदनाम है, ठीक है भाई साहब, मतलब कि यहाँ पे भी हाथ गंदे करने थे, यहाँ पे भी जूते खाने थे, ठीक है भाई साहब ट्रंप को। तो भाई मतलब कि क्या बोलते हैं ईरान में तो मतलब कि भाई साहब ईरान को सोचा नहीं था अमेरिका ने कि भाई साहब इतना तगड़ा रिटेलिएशन करेगा ये ईरान, सोचा नहीं था भाई साहब, सोचा नहीं था अमेरिका को भाई साहब, मतलब कि 1 से 1.5 बिलियन डॉलर, मतलब 1 से 1.5 बिलियन डॉलर का रोज़ का खर्चा हो रहा है भाई, ये कहाँ से भरेगा भाई साहब। अमेरिकन पब्लिक पूछ रही है, अमेरिकन पब्लिक अब ट्रंप की गिरबान पकड़ रही है कि भाई साहब ये क्या करना चाह रहा है, तो एक बात बता दे, करना क्या चाह रहा है भाई साहब, हमारे जो टैक्स पेयर के जो पैसे हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है भाई, तो कहाँ लगा रहा है भाई, हमारा पैसा हम अमेरिका में रहने दे भाई साहब। इतना अमेरिका को दिन रात भाई साहब नुकसान पे नुकसान हो रहा है, लेकिन भाई पैसा कौन कमा रहा है इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, मतलब कि जो डिफेंस के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, डिफेंस के मतलब कि एयरक्राफ्ट्स वगैरह बनाती हैं, और क्या बोलते हैं ये अपाची हेलीकॉप्टर्स बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं भाई साहब, ये इनके शेयर्स भाई साहब एकदम से ऊपर चले गए हैं, इनके शेयर्स ऊपर पे ऊपर जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि भाई अमेरिका का बंटा धर बैठा पड़ा भाई साहब, सबसे ज़्यादा पैसा कहते हैं ना अमेरिका कमा रहा, मतलब कि अमेरिका तो वैसे कमाता है भाई साहब, मतलब बेच के मतलब कि अपने पैसा, मतलब कि क्या बोलते हैं डिफेंस इक्विपमेंट्स बेच के पैसा कमाता है, लेकिन भाई साहब अमेरिका की कंपनीज तो पैसा कमा रही है, लेकिन अमेरिका को नहीं हो रहा, अमेरिका को तो नुकसान हो रहा है भाई साहब। 1.5-2 बिलियन भाई साहब जो जा रहा है भाई साहब अमेरिका का, वो कहाँ पे जा रहा है भाई, मतलब कि भाई मतलब कि इतना पैसा क्यों कैसे भा सकता है अमेरिका भाई साहब, इतने पैसे आ रहे हैं तो भाई साहब तुम अफगानिस्तान में जो तुमने गंद मचाया था भाई साहब उसमें मदद ही कर दो, ठीक है भाई साहब। इराक में जो गंद मचाया, सीरिया में मचाया भाई साहब, वहाँ पर तुम पैसे दे के मदद कर सकते हो भाई साहब। इवन कि भाई साहब गाज़ा में भी तुम मदद कर सकते हो भाई साहब, क्योंकि भाई साहब फ़लस्तीन ने पंगा लिए तो भाई साहब उसने क्या बोलते हैं इसराइल ने मार के गाज़ा बना दिया भाई साहब, उससे तो बना नहीं था। तो भाई साहब अगर तुम पैसे लगाने तो तुमने तो भाई नाम का पीस बोर्ड बना दिया भाई साहब, नाम का मतलब कि भाई साहब खुद का यूएन बना लिया एक तरीके से इन्होंने कि भाई साहब हम डिसीजन करेंगे, और क्या बोलते हैं बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइनिंग फीस भी रख दी बंदे ने $1 बिलियन, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई साहब मतलब कि अभी वो पैसा मतलब कि वो पैसा गाज़ा में मिलेगा कि नहीं मिलेगा यार, तुम जितने मतलब कि तुम खर्च कर रहे हो मतलब कि वॉर में, तुम यार उससे अगर 10% भी तुम अगर गाज़ा में लगाए थे तो गाज़ा के लोग तुम्हें मतलब कि दुआएं देते कि भाई साहब वाह क्या काम कर रहा है भाई साहब, इसको तो पीस अवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन भाई साहब अब जो मतलब कि जो हाल हो रहा है ना अमेरिका का भाई साहब, वो देखने लायक है भाई साहब, मतलब कि हर जगह पे पंगे ले लेके मतलब ये नहीं है कि भाई साहब अपने देश पे देखा जाए कि हमें और क्या कर सकते हैं, हमारी इकनॉमी मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, डेवलप नेशन बन गया है। तो भाई साहब डेवलप नेशन का ये मतलब नहीं होता कि भाई साहब वहाँ पे कभी किसी को नई सड़कों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए एयरपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए पुलों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नए स्कूल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, ऐसा तो नहीं होता ना भाई साहब। तो मतलब कि वहाँ पे पैसा लगाने की जगह अमेरिकन टैक्स पेयर्स का पैसा वहाँ लगाने की जगह ये जंगों में लगा रहा है। वाह क्या मतलब कि क्या नेता इन्होंने चुना अमेरिका वालों ने, बहुत बढ़िया मज़ा आ गया। इसी बीच रशिया ने भारत को ऑफर कर दिया अपनी LNG गैस, भाई उन्होंने कहा है कि हम स्टैंड बाय पे है, भारत जैसे ही बोलेगा हमारे शिप निकल जाएंगे भारत की तरफ, और भारत को मतलब कि मुहैया करवाई जाएगी LNG गैस, और साथ में क्रूड ऑयल भी डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा, डिस्काउंटेड रेट पे भाई साहब। मतलब कि जो अमेरिका कहता था कि भाई साहब तुम मतलब कि भारत को कहता था कि तुम तो भाई साहब रशिया यूक्रेन वॉर में फंड कर रहे हो भाई साहब, अब अमेरिका खुद कह रहा है कि भाई साहब भारत जितना चाहे ले ले, पूरी दुनिया जितना चाहे क्रूड ऑयल खरीदे रशिया से, ठीक है भाई साहब, ईरान से कहीं से भी खरीदे, बस इस ऑयल क्राइसिस को हटा दो भाई साहब, इससे हम भाई साहब तबाह होते जा रहे हैं। तो भाई साहब अमेरिका तो भाई साहब मतलब कि खित्ते का चौधरी बनने निकला था भाई साहब, 2 थप्पड़ पड़े हैं तो भाई साहब औकात पता चल गई है कि भाई क्या है, हम ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि भाई साहब ऑयल की क्राइसिस जो भाई साहब 1973 वॉर में खाड़ी देशों के बीच में और जो इसराइल के बीचों में जो हुआ था, मतलब कि इसराइल के देश के बीच में जो हुआ था भाई साहब वो युद्ध, वहाँ पे भाई साहब क्या बोलते
तीन डॉलर प्रति बैरल से लेके भाई 12 प्रति बैरल पर तेल चला गया था भाई साहब। 1973 की बात है, फिर 1990 में भी हुआ था, ठीक है भाई साहब। वहाँ पे भी मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राइसिस हुए थे ऑयल के। फिर 2008 में हुए थे भाई साहब, फिर उसके बाद भाई 2011 में, उसके बाद 2022 में क्या बोलते हैं यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हुए थे भाई साहब ऑयल क्राइसिस। अब क्या बोलते हैं, अब 2026 में 63% की बढ़ोतरी हुई है और जो क्रूड कच्चा तेल है उसके ऊपर भाई साहब। मतलब कि अमेरिका की तो चीखें निकल रही है कि भाई साहब इतना क्राइसिस हो कैसे सकता है, हमारा आंकलन इतना गलत कैसे हो सकता है। अमेरिका मतलब कि सदमे में आ गया भाई साहब, ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से जो कि मतलब कि भारत के जहाज निकल रहे हैं, अब तक के 3 जहाज निकल चुके हैं भारत के वहाँ से, और ईरान ने साफ साफ बोल दिया कि भाई भारत को हम कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाले, ठीक है भाई साहब। भारत को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दूसरे देशों के लिए भाई साहब नीचे माइंस बिछा रखी है ईरान ने भाई साहब। माइंस की टेक्नोलॉजी है उनके पास में, समुद्र के नीचे मतलब कि माइंस बिछा के मतलब कि वो शिप्स को उड़ाने की टेक्नोलॉजी है ईरान के पास में। और लेकिन भाई ईरान के एम्बेसडर जो भारत के अंदर है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि भाई भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब। भारत मतलब कि जितने शिप्स चाहे वहाँ से निकाल सकता है, भारत हमारा दोस्त है भाई साहब, ठीक है। और दूसरी तरफ भाई साहब पाकिस्तान की जो शिप्स है भाई, उनको निकलने तक की परमिशन नहीं हो रही है भाई साहब। ये सोचने वाली बात है, ये तो इस्लामिक ब्रदरली मुल्क हैं और भाई साहब आपने इस्लामिक ब्रदरली मुल्क का साथ ही नहीं दे रहे भाई साहब। मतलब ये कमाल की चीज़ हो रही है भाई साहब। वहाँ पे अफगानिस्तान अपने इस्लामिक ब्रदरली मुल्क को ठोक रहा है भाई साहब। तो भाई समझ नहीं आ रहा भाई साहब, मतलब ये हो क्या रहा है भाई साहब। मतलब कि वहाँ पर टीटीपी इतना पाकिस्तान को ठोक रही है भाई साहब। इस्लामाबाद में अमेरिका ने क्या बोलते हैं, पाकिस्तान ने मतलब कि काबुल में, कांधार में, पत्तिका में मतलब कि एयर स्ट्राइक्स करी, तो उसके बदले में भाई साहब क्या बोलते हैं, अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने पहले ही बोल दिया था कि हम इस्लामाबाद में हमला करेंगे भाई साहब, इस्लामाबाद पर हमला करेंगे। तो भाई साहब कल की ही न्यूज़ है, वो उन्होंने मतलब कि ड्रोन्स यार, मतलब कि पाकिस्तानी कहते थे कि भाई साहब ये पत्थर के ज़माने के लोग हैं, अफगानी मतलब कि क्या ही कर लेंगे हमारा, लेकिन भाई साहब ये दिन रात ठोक रहे पाकिस्तानियों को भाई साहब। मतलब कि इनके पास टेक्नोलॉजी है भाई, पाकिस्तानियों संभल जाओ, इनके पास टेक्नोलॉजी है भाई साहब, इनको हल्के में मत लो, ये तुम्हें उड़ा देंगे भाई साहब। इनके पास टेक्नोलॉजी मतलब कि कल मतलब कि उनके इस्लामाबाद के शहरों पर मतलब कि दंदनाते हुए घूम रहे थे, जहाँ मर्जी चाहे फट रहे थे भाई साहब ये ड्रोन। और अब भाई साहब मतलब कमाल की बात है कि पाकिस्तान के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब कि वो कौन सा नशा भोग रहा है, मतलब कि जो एयर डिफेंस सिस्टम चलाने वाले हैं भाई साहब, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं भाई साहब। ये सब चाइना के ले रखे ना, एक तो इन्होंने भाई साहब HQ9 ले रखा है चाइना का, ठीक है भाई साहब। और यहाँ वहाँ से मुल्क पकड़ के मतलब लोन वोन पकड़ के मतलब ले रखे होंगे इन्होंने भाई साहब। और उनको चलाने आते नहीं है, चलाने ही नहीं आते भाई, इस्तेमाल कैसे करना है वो तो सीख लो भाई साहब। तुमने ले तो लिए, उसको इस्तेमाल भी कर लो, वरना मतलब कि भाई साहब वो मतलब कि अफगानिस्तान वाले मतलब कि तुम्हारे पे ड्रोन मार रहे हैं और तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।